हम लोग आजकल इतिहास में कांग्रेस के गठन के पहले जो राजनीतिक संगठन गठित हुए थे भारत में, उनकी बात हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने बंग भाषा प्रकाशक सभा, जिसकी स्थापना 1836 में हुई थी, फिर लैंड एडवर्ड सोसाइटी, फिर ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की बात की थी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की बात की गई थी, फिर कलकत्ता ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की बात की गई, उधर दक्कन एसोसिएशन, पूना एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा और 1885 में गठित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो इतने संगठनों की बात हम लोग कर लिए हैं। और जैसा कि कुछ बातें जो ध्यान देने वाली हैं, विशेषकर ध्यान देने वाली तो सारी बातें, जो भी बातें की जाएंगी वो सब महत्वपूर्ण ही होंगी। ऐसा कोई बात नहीं होगी जो महत्वपूर्ण नहीं होगी। इधर उधर की कहानी कहने की आदत नहीं है, तो बात प्रमुख बिंदुओं की होगी। तो उसमें आप लोगों ने उसको देखा होगा तो पूना में कितने संगठन थे? पूना में उस समय 1850 के बाद और 1870 के बीच में कितने संगठनों की स्थापना हुई थी? बम्बई में कितने संगठन स्थापित हुए थे? तो वो सारी चीज़ें आप देखिएगा और उसके अध्यक्षों को ध्यान रखिएगा कि किसका अध्यक्ष कौन था। जैसे मान लीजिए मद्रास महाजन सभा, इसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक, तो इन सारी चीज़ों को आप बहुत ही गंभीरतापूर्वक देखें। और गंभीरतापूर्वक देखने का ये मतलब नहीं है कि चारों तरफ से तनाव लेके और फिर पढ़ने बैठे। पढ़ने जब बैठिए तो उसमें आनंद लीजिए। जब पढ़ने में आनंद की अनुभूति हो जाए तो समझिए कि सही रास्ते पे चल रहे हैं, और जब पढ़ना बोझ लगने लगे तब समझिए कि मामला गड़बड़ चल रहा है। उसको जल्दी से जल्दी सही रास्ते पे लाने का प्रयत्न किया जाए। तो सबसे पहले आज हम लोग जिन महत्वपूर्ण संगठनों की बात करेंगे उसमें इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन, यूनाइटेड इंडियन कमेटी, इंडियन यूनियन और यूरोपियंस द्वारा कुछ गठित संगठन जो भारत में गठित किए गए थे, जैसे यूरोपियन एंड एंग्लो इंडियन डिफेंस एसोसिएशन, तो उसकी बात हम लोग करेंगे आज। सबसे पहले इंडियन लीग इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। शिशिर कुमार घोष और शंभू चंद्र मुखर्जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। शिशिर कुमार घोष का परिचय यह है कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक और मालिक थे। बहुत ही प्रमुख पत्रिका है अमृत बाजार पत्रिका। इसकी बात हम लोग पत्रिकाओं में करेंगे ही करेंगे। शंभू चंद्र मुखर्जी मैगजीन्स के मालिक हैं और बाद में रयत एवं रियासत के भी संपादक बने। शंभू चंद्र मुखर्जी इस लीग के अस्थायी अध्यक्ष थे। और शिशिर कुमार घोष इसके सचिव थे। ठीक, और इस लीग की, इंडियन लीग की स्थापना की पृष्ठभूमि क्या थी? क्यों स्थापित की गई थी? कलकत्ता में पहले से, बंगाल में या कलकत्ता में पहले से एक एसोसिएशन था ही, कलकत्ता ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जो कि 1851 में जिसका गठन किया गया था। दरअसल उस समय कलकत्ता में बंगाल के जो उप गवर्नर थे टेम्पल, उन्होंने शिशिर कुमार घोष से कहा था कि ऐसा है कि आप अगर नगर पालिका में चाहते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाए तो उसके लिए आप हमसे आवेदन कीजिए, आप अपनी मांग हमारे समक्ष रखिए कि हम लोग चाहते हैं कि नगर पालिका में चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाए। अब जनता की मांग कैसे रखी जाए, उसके लिए एक संगठन हो जो कि जनता से हस्ताक्षर कराकर वह स्मृति पत्र टेम्पल को प्रस्तुत करे। तो जल्दी में शिशिर कुमार घोष ने 1875 में इस इंडियन लीग का गठन किया। पहला कारण तो यह है। दूसरा कारण, 1874 में सूर्यनाथ बनर्जी ICS से बर्खास्त कर दिए गए थे। वो अब सार्वजनिक जीवन में आ गए थे। 1875 में ब्रिटेन से चले आए थे और वो अब बंगाल में मेट्रोपॉलिटन जो स्कूल था ईश्वरचंद्र विद्यासागर का, उसमें अंग्रेजी पढ़ाने लगे थे। बाद में फिर उन्होंने 1882 में रिपन कॉलेज खोला, जिसे आज सूर्यनाथ बनर्जी कॉलेज कहा जाता है। तो वो सार्वजनिक जीवन में आ गए थे। आनंद मोहन बोस भी बैरिस्टरी पढ़ के आ गए थे।
यहाँ भारत में। ये दोनों लोग चाहते थे कि एक संगठन खड़ा किया जाए जो कि जिसका स्वरूप राष्ट्रीय हो। शिशिर कुमार घोष ने सोचा कि इन लोगों के संगठन बनाने से पहले ही हम एक संगठन बना लें, तो उन लोगों से आगे जाने के चक्कर में यह संगठन बन गया। तो दो प्रमुख कारण यही थे इस संगठन के। तो इस संगठन ने जनता का हस्ताक्षर कराकर और स्मृति पत्र टेम्पो को प्रस्तुत किया। जो नगर पालिका अधिनियम बना उसमें बहुत ही आंशिक रूप से चुनाव की बात कही गई, और उसी समय इस लीग में उस समय बंगाल के प्रमुख व्यक्तित्व थे मेंबर। तो उसी समय इसके जो युवा कार्यकर्ता थे उन लोगों ने शंभू चंद्र मुखर्जी पर अनियमितता का आरोप लगाया। और प्रिंस ऑफ वेल्स जब आए थे तो उनकी याद में एक टेक्निकल कॉलेज खोलने की बात ये कर रहे थे। उसमें भी इस लीग में दो गुट हो गए। एक गुट कहता था नहीं, दूसरा गुट कह रहा है हाँ होना चाहिए। वैसे ही जब 1877 का दरबार लगा, दिल्ली दरबार, तो उसमें भी जो अभिनंदन पत्र प्रस्तुत किया गया महारानी के लिए, तो उसमें भी एक गुट कह रहा था कि भारतीय की शिकायतों का भी उल्लेख इसमें किया जाए। तो इसलिए दो गुट, कई मुद्दों को लेकर दो गुट इस लीग में बन गए। शंभूचंद गुट जो गर्मपंथी गुट था उसके विरोध के कारण शंभूचंद मुखर्जी की जगह कृष्ण मोहन बनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन कृष्ण मोहन बनर्जी भी नरम दलीय थे, जिससे कि जो युवा कार्यकर्ता थे वो संतुष्ट नहीं हो पाए, और अंततः यह संगठन एक तरह से निष्क्रिय हो गया। इस संगठन का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है जनता को राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित करना, या जनता को राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित करना, ठीक, और राष्ट्रीयता को बढ़ावा देना इस संगठन का यही प्रमुख उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर यह संगठन बना था, ठीक। अब 1875 में एक और एसोसिएशन बना, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन 1875 में ही बना था आनंद मोहन बोस द्वारा। कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन 1875 में ही बना, और इसकी स्थापना आनंद मोहन बोस ने की। आनंद मोहन बोस ये ब्रिटेन गए थे पढ़ने के लिए, और गणित में इन्होंने ब्रिटेन में बड़ा नाम कमाया था। गणित में इन्होंने ब्रिटेन में बहुत नाम कमाया। जब ब्रिटेन से ये भारत आए तो बम्बई से होकर जब आए तो उन्होंने देखा कि बम्बई में कुछ कॉलेज के विद्यार्थियों ने स्त्री शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं। स्त्री शिक्षा का प्रचार कुछ कॉलेज के विद्यार्थी कर रहे हैं। उससे वो बहुत प्रभावित हुए और वो चाहते थे कि हम भी स्टूडेंट्स का एक एसोसिएशन बनाएं। तो इसलिए इसका गठन किया गया 1875। बाद में इसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी आकर जुड़ गए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी आकर इसमें जुड़ गए। अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण एसोसिएशन है वह है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस के पहले के जितने भी संगठन हैं उन सभी संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस से पहले के जितने भी संगठन थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण इंडियन एसोसिएशन है। एसोसिएशन, ठीक। अब इस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 26 जुलाई है। इसका डेट भी ध्यान रखिएगा, 1876। स्थापना, संस्थापक कौन कौन है? संस्थापक हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस प्रमुख संस्थापकों में से हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इस संगठन की स्थापना के कारण बताते हैं। वो कहते हैं कि दरअसल उस समय कलकत्ता ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन था, लेकिन वह जनतांत्रिक संगठन नहीं था, उसकी कार्यसूची में आंदोलन नहीं था, और हम चाहते थे कि एक जनतांत्रिक और
आंदोलनकारी संगठन स्थापित किया जाए, इसलिए हमने इसकी स्थापना की। वो कहते हैं कि वो एसोसिएशन मूलतः जमींदारों का एसोसिएशन था। फिर वो कहते हैं कि हमने इसके नाम के एक बार विचार आया कि बंगाल एसोसिएशन इसका नाम रखा जाए, लेकिन हम लोग शुरू से ही चाहते थे कि एक इस प्रकार का संगठन हो जो कि अखिल भारतीय स्तर पर कार्य करे, तो इसलिए इसका नाम इंडियन एसोसिएशन रखा गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1869 में 3 भारतीय एक साथ, 1863 में सबसे पहले सत्येंद्रनाथ टैगोर ICS में पहले भारतीय हैं। 1869 में 3 भारतीय विद्यार्थी एक ही साथ ICS की परीक्षा पास की, जिसमें एक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, रमेश चंद्र दत्त थे और बिहारी लाल गुप्ता थे। तो एक तो यही है, दूसरे हैं RC दत्त और तीसरे हैं बिहारी लाल गुप्ता। तो ये तीनों लोग एक साथ 1969 में पास किए, लेकिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ समस्या हो गई। इनको वहां कहा गया कि इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत बताई है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा गया कि डेट ऑफ बर्थ आपकी गलत है, क्योंकि उस समय डेट जो थी, इस समय तक डेट ऑफ जो आयु थी शामिल होने की परीक्षा में वो 21 वर्ष हो गई थी। शुरू में 22 वर्ष थी, 66 में 21 वर्ष हो गई, आगे चलकर फिर 77 में उसको 19 वर्ष कर दिया गया। तो उनको कहा गया कि आप कम उम्र अपना लिखाएं। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसकी अपील की और उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम भारतीय परंपरा के अनुसार गर्भधारण से अपनी उम्र को हम जोड़े हैं। उन्होंने कहा भारतीय परंपरा के अनुसार गर्भधारण से हम अपनी उम्र काउंट किए हैं, इसलिए हमारी उम्र ये है। इस बात को, इस उनके तर्क को मान लिया गया और वो परीक्षा पास कर गए। फिर उनको जो है 1871 में नियुक्ति हुई बांग्लादेश में, और जो कि उस समय बंगाल का ही पार्ट था, तो वहाँ पे उनकी नियुक्ति हुई और वहाँ पर उन्होंने, लेकिन एक उनके जो टाइपिस्ट थे उनके द्वारा एक फाइल उन्हें प्रस्तुत की गई, बिना पढ़े उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया, तो प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण उनको बर्खास्त कर दिया गया 1874 में। 1874 में बर्खास्त हो गए। इसके विरुद्ध भी ये ब्रिटेन में अपील किए, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। अंततः इनको बर्खास्त ही माना गया। ये चाहे कि हम बैरिस्टर के लिए अपना इनरोलमेंट करा लें, तो उसके लिए भी इन्हें अयोग्य माना गया, क्योंकि ये सेवा से बर्खास्त किए गए थे, तो उसके लिए भी इन्हें अयोग्य मान दिया गया। अंततः 1875 में भारत लंदन गए थे, 74 में जब बर्खास्त हुए थे, तो फिर 1875 में भारत आए और फिर अध्यापन कार्य शुरू किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अध्यापन कार्य शुरू किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा बंगाल का, कलकत्ता का सबसे बड़ा विद्यालय मेट्रोपॉलिटन स्कूल था, उस स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाने का कार्य ये शुरू किया। अंग्रेजी के अध्यापक बन गए। दरअसल उस समय बंगाल में एक सभा हो रही थी शराबबंदी को लेकर, और उस सभा में इतना प्रभावी भाषण सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा दिया गया कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने उन्हें अपने विद्यालय में अध्यापक के रूप में आने को निमंत्रित किया। इसके बाद 1882 में इन्होंने रिपन कॉलेज की स्थापना की, जिसे बाद में अब सुरेंद्रनाथ बनर्जी कॉलेज कहा जाता है। यह एक तरह से राष्ट्रीय शिक्षक या गुरु सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राष्ट्रीय शिक्षक या गुरु कहा जाता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने जो इंडियन एसोसिएशन का गठन किया, इस एसोसिएशन के गठन के लिए जो बंगाल में सभा हुई, उस सभा में आनंद मोहन बोस को सचिव बनाया गया। सचिव थे आनंद मोहन बोस। और इस एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे मनमोहन बोस। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को अध्यक्ष मत बना दीजिएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को अध्यक्ष मत बनाएगा। अध्यक्ष है मनमोहन बोस, तो सचिव आनंद मोहन बोस है, अध्यक्ष है मनमोहन बोस। ये एसोसिएशन बनकर तैयार हो गया। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जनता को राजनीतिक आंदोलन के लिए तैयार करना और सामान्य राजनीतिक मुद्दों के लिए पूरे देश की जनता को ऐक्यबद्ध करना, उनमें एकता स्थापित करना। सामान्य राजनीतिक जो उद्देश्य है उसके लिए सभी पूरी जनता को, भारतीय जनता को ऐक्यबद्ध करना।
जनता को राजनीतिक आंदोलन की तरफ लाना, और साथ में ये भी कहा गया हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना। तो ये इसका उद्देश्य था इंडियन एसोसिएशन का। इसके द्वारा जो आंदोलन किए गए, एक तो सिविल सर्विस से संबंधित जो आंदोलन थे, जिसमें उम्र की सीमा घटा दी गई थी और खुद सुरेंद्रनाथ बनर्जी उसे प्रताड़ित हुए थे, निकाले गए थे। तो इसको लेके एक लंबा आंदोलन इन्होंने चलाया और जनता से एक हस्ताक्षर कराकर ब्रिटिश सरकार को वो प्रस्तुत किया गया कि जनता चाहती है कि भारत में एक साथ परीक्षा कराई जाए, साथ में उम्र सीमा बढ़ाई जाए, 19 वर्ष कर दी गई थी, 19 से बढ़ाई जाए इसको। तो इस तरह से ये आंदोलन सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। इस संदर्भ में इन्होंने देश का जोरदार दौरा किया, लाहौर गए, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, तो इन सारी जगहों पे इन्होंने दौरा किया। कई शाखाएं भी इंडियन एसोसिएशन के इन स्थानों पर स्थापित की गई। ठीक है। इंडियन सिविल सर्विस आंदोलन के बाद वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था, उसको लेकर इन्होंने एक जोरदार आंदोलन चलाया। वर्नाकुलर लीटन के समय, क्योंकि इस समय 1776 से 1780 तक लीटन गवर्नर जनरल थे, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 के 9वें अधिनियम, इस अधिनियम को भी ध्यान रखिएगा, 1878 के 9वें अधिनियम के तहत जो देशी भाषाई समाचार पत्र हैं उनके लिए ये अधिनियम लाया गया लीटन द्वारा। दरअसल उस समय दक्षिण भारत में अकाल चल रहा था। लीटन के कुछ ऐसे कार्य थे जिसकी आलोचना लगातार देशी भाषाई समाचार पत्रों द्वारा की जा रही थी। तो उनका मुंह बंद करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया लीटन ने। इसमें कहा कि जो देशी भाषाई समाचार पत्र हैं उनको मजिस्ट्रेट, अगर वो देश को तोड़ने के लिए सरकार के प्रति विद्रोह से संबंधित अगर कोई समाचार पत्र छापते हैं, कोई समाचार छापते हैं, तो मजिस्ट्रेट के समक्ष उनको एक तो जमानत देनी पड़ेगी। अगर वो इस तरह का समाचार छापते हैं तो मजिस्ट्रेट उनकी जमानत जब्त कर सकता है, प्रेस को बंद कर सकता है, और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उसके विरुद्ध न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। तो इसी को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था कि आकाश से वज्रपात, इस एक्ट को उन्होंने कहा था आकाश से वज्रपात सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस एक्ट के संदर्भ में कहा था। जो कलकत्ता काउंसिल के एक मेंबर थे हर्षन पेरी, उन्होंने कहा था कि उन्होंने इस एक्ट का विरोध किया था और कहा था कि यह विपरीतगामी और असंगत अधिनियम है। ठीक, तो इसके विरोध में आंदोलन हुआ। फिर जो आर्म्स एक्ट बना 1878 में, आर्म्स एक्ट बना 1878 में ही। 1878 के 11वें अधिनियम के तहत आर्म्स एक्ट बना। 9वें अधिनियम के तहत वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बना था और 11वें अधिनियम के तहत आर्म्स एक्ट बना। इस एक्ट में भारतीयों को शस्त्र, बिना लाइसेंस शस्त्र धारण करने पर रोक लगाई गई थी, उसके लिए सजा निर्धारित की गई थी। यूरोपियनों पर इस तरह का कोई रोक नहीं था। तो ये विवाद था, इसका विरोध किया गया इंडियन एसोसिएशन द्वारा। फिर इंडियन एसोसिएशन के समय एक और विवाद आया, इलबर्ट बिल क्या था? इलबर्ट बिल दरअसल इलबर्ट रिपन उस समय 1883 का ये इलबर्ट बिल है, 1883। रिपन इस समय गवर्नर जनरल थे। बिहारी लाल गुप्ता, हम लोगों ने देखा कि 1869 में 3 लोग एक साथ ICS पास किए थे, जिसमें एक बिहारी लाल गुप्ता भी थे। वो कलकत्ता में नियुक्त न्यायाधीश के पद पर, बाद में उनका प्रमोशन हुआ और कलकत्ता प्रेसिडेंसी नगर से बाहर चले गए। 1861 में क्या हुआ था कि पूरे भारत में फौजदारी कानून एक ही कर दिया गया था। दीवानी कानून अलग अलग थे, लेकिन फौजदारी कानून सबके लिए एक ही कर दिया गया। फौजदारी कानून सबके लिए एक ही कर दिए गए थे। और उस समय ये परंपरा, उसके पहले 1861 के पहले क्या था कि प्रेसिडेंसी नगरों में अंग्रेजी कानून लागू होते थे और जो
देहाती इलाके थे प्रेसिडेंसी नगरों से बाहर, वहाँ हिंदू मुस्लिम कानून लागू, मुस्लिम फौजदारी में मुस्लिम कानून चलता ही था, तो फौजदारी में मुस्लिम कानून लागू होता था। तो ब्रिटिश लोगों ने ये कहा कि जो ब्रिटिश यूरोपियन लोग हैं उन पर मुस्लिम कानून लागू होना करना ठीक नहीं है, तो इसलिए उन लोगों ने कहा था कि इनके मामलों को भारतीय सुनवाई नहीं करेंगे, सिर्फ यूरोपियन सुनवाई करेंगे। प्रेसिडेंसी नगरों के जो न्यायाधीश थे वो भारतीय हों या यूरोपियन, वो दोनों प्रकार के, क्योंकि वहाँ अंग्रेजी कानून ही चलता था। 1861 में हर जगह अंग्रेजी कानून कर दिया गया तब, लेकिन वो परंपरा पहले से पड़ी थी कि प्रेसिडेंसी नगरों के बाहर के जो न्यायाधीश हैं यूरोपियन के मामले नहीं सुनेंगे। बिहारी लाल गुप्ता का जब प्रमोशन हुआ, प्रेसिडेंसी नगर से बाहर चले गए, तो अब वो यूरोपियन के मामले सुन नहीं सकते थे। तो उन्होंने जो अर्स्किन, जो कि रिपन के कार्यकारिणी के मेंबर थे, उप गवर्नर थे, उन्होंने हर्षल को उन्होंने एक पत्र लिखा कि ये कैसा प्रमोशन है जिसमें हमारे अधिकार कम हो जा रहे हैं, ये बात असंगत है। प्रमोशन होगा तो अधिकार बढ़ेंगे, यहाँ प्रमोशन हो रहा है अधिकार कम हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये बात असंगत है। तब रिपन ने अपने जो उनके कानून मंत्री थे इल्बर्ट को उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप एक इस असंगति को दूर करने के लिए एक बिल लाइए। तो एक बिल इसी असंगति को दूर करने के लिए लाया गया जिसमें कि प्रेसिडेंसी नगरों के बाहर भी न्यायाधीशों को यूरोपियन न्यायाधीशों के बराबर ही अधिकार देना था। यह बिल आते ही यूरोपियन लोगों में एक तरह से बवाल मच गया, बहुत गुस्सा हुए लोग। उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया, यूरोपियन एंड एंग्लो इंडियन डिफेंस एसोसिएशन, इसी के लिए बनाया गया था 1883 में। तो वो लोग इनका विरोध करने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अमेरिकन और भारतीय न्यायाधीश एक ही तरह के होंगे, क्या भारतीय न्यायाधीश यूरोपियन लोगों के मामलों की सुनवाई करेंगे, उन्हें वो सजा देंगे। तो इस तरह से लेके वो लोग अपना एक संगठन बनाए, चंदा इकट्ठा किए। प्लान तो ये भी था कि जब वायसराय या गवर्नर जनरल जब असम जाएंगे तो उन्हें वहीं से एक तरह से अपहरण करके ब्रिटेन भेज दिया जाएगा। अंततः महारानी ने भी इनकी रिपन की बुद्धिमत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाया। अंततः एक समझौता हो गया कि अगर प्रेसिडेंसी नगरों से बाहर किसी यूरोपियन का मामला है तो वह जूरी की मांग कर सकता है 12 सदस्यों की, जिसमें से 6 यूरोपियन होंगे और 6 भारतीय होंगे। तो इस समझौते से क्या हुआ कि मामला कुछ अब 6 यूरोपियन है तो वो यूरोपियन के पक्ष में मत करेंगे। तो इस तरह से इल्बर्ट बिल का जो उद्देश्य था वह पूरा नहीं हुआ और यूरोपियन एंड 1800 यूरोपियन एंड एंग्लो इंडियन एसोसिएशन जो बना 1883 में, यूरोपियनों का संगठन था। इसके विरोध में भारतीयों ने एक संगठन बनाया 1883 में, यूनाइटेड इंडिया कमेटी, यूनाइटेड इंडियन 1883 में भी, ये भी 1883 में बना था, इनके विरोध में बना था। आगे चलकर 1884 में इसका नाम हो गया इंडियन यूनियन। 1884 में ये इंडियन यूनियन हो गया। यूनाइटेड इंडिया कमेटी ही 1884 में इंडियन यूनियन हो गई। अब 1882 में इंडियन एसोसिएशन ने कहा था कि हम एक राष्ट्रीय सम्मेलन करना चाहते हैं जिसमें देश भर के जो भी संगठन है, जो भी प्रमुख व्यक्तित्व हैं, वो उसमें शामिल हो और पूरे देश की समस्याओं पे बात हो और फिर उस पर काम किया जाए। इसकी बात 1882 में कही गई थी। मद्रास के पत्र हिंदू ने इसका समर्थन किया कि यह इस तरह की बैठक अवश्य होनी चाहिए। आनंद मोहन बोस सचिव थे, उन्होंने 1883 में, ये बात हुई कि 1883 में एक प्रदर्शनी, कलकत्ता प्रदर्शनी होने वाली थी, तो उसमें सब लोग आएंगे ही। बंगलो ओपिनियन ने यह सुझाव दिया था कि ऐसा है कि उसी समय आप सम्मेलन बुला लें, दिसंबर में होने वाला है। तो आनंद मोहन बोस ने सभी नगरों के, सभी प्रेसिडेंसियों के, सभी संगठनों के प्रमुख नेताओं को पत्र भेजकर इसमें आमंत्रित किया। इसमें 29 से 30 दिसंबर को जो ये सम्मेलन हुआ, 29 से 30 दिसंबर 1883 को
यह संगठन हुआ, यह सम्मेलन हुआ और इसको कहा गया कि यह इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको नाम दिया गया, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको नाम दिया गया। और इसकी जो सभा हुई, इस सभा में सभी लोग थे और इस की जो सभा हुई, रामतनु लाहिड़ी ने इस सभा की अध्यक्षता की। रामतनु लाहिड़ी ने इससे संबंधित ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ इसकी रामतनु लाहिड़ी ने इसकी अध्यक्षता की। कहीं कहीं अध्यक्षता मिलता है कि आनंद मोहन बोस ने की, लेकिन अगर आनंद मोहन बोस विकल्प में नहीं है तब आप रामतनु लाहिड़ी पर लगाएंगे, दोनों एक साथ विकल्प में नहीं रहेंगे। तो रामतनु लाहिड़ी ने इसकी अध्यक्षता की। इसमें जो बातें कही गई कि विधान सभाओं का पुनर्गठन किया जाए, जो आर्म्स एक्ट है उसको समाप्त किया जाए, जो सिविल सर्विस है उसकी आयु की सीमा बढ़ाई जाए, भारत में एक साथ कराई जाए, तो ये सारी बातों पर चर्चा इस कॉन्फ्रेंस में हुई। फिर अगला कॉन्फ्रेंस 25 से 27 दिसंबर 1885 को हुआ। दूसरा जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ वो 25 से 27 दिसंबर 1885 को हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में इस समय आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने सभी को पत्र भेजकर इसमें आमंत्रित किया। इस पहले में तो जितने लोग प्रदर्शनी में आए थे सब लोग लगभग भाग लिए। इसी समय ह्यूम जो है वो इंडियन कांग्रेस की भी बात कर रहे हैं, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक कॉन्फ्रेंस की वो भी बात कर रहे हैं। उसको पूना में पहले बुलाना था, बाद में बम्बई में बुलाया गया। वो भी दिसंबर में इसकी बात कर रहे हैं। जो विमोश चंद्र चटर्जी हैं उन्होंने सुरेंद्रनाथ बनर्जी से कहा कि ऐसा है कि आप अपनी डेट हटा लीजिए। उन्होंने कहा हम पहले ये बात कहे थे कि हमारा जो कॉन्फ्रेंस होगा वो 25 से 27 होगा, हम क्यों डेट हटा लें। तो वो डेट हटाने को तैयार नहीं हुए। इसलिए कांग्रेस की जो बैठक हुई वो 28 से 30 दिसंबर हुई, 27 तक तो यही था। 28 से 30 दिसंबर 1885 को कांग्रेस, जिसे हम कांग्रेस कहते हैं क्योंकि हमने कॉन्फ्रेंस इसका भी नाम था, तो इससे अलग होने के लिए उन्होंने कांग्रेस नाम दिया और कांग्रेस का गठन 28 से 30 दिसंबर हुआ। इसके पहले ये दूसरा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडियन एसोसिएशन के नेतृत्व में किया गया। ठीक, अब इसी समय 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने एक बांग्लो ओपिनियन एक पत्र था, उसमें एक खबर छपी थी। उस आधार पर उन्होंने एक संपादकीय अपने पत्र बंगाली जो उनका पत्र था, इस पत्र में उन्होंने, अंग्रेजी भाषा का पत्र था, उसमें उन्होंने एक संपादकीय लिख दिया। जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे नैरिश, तो नैरिश की उन्होंने आलोचना की क्योंकि दो भाइयों का एक झगड़ा था एक मूर्ति को लेकर। तो नैरिश ने कहा कि ऐसा है कि मूर्ति कोर्ट में लाओ, हम बताएं कि कितने वर्ष पुरानी मूर्ति है। तो उसी की खिंचाई सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाली में कर दी कि ऐसा है कि न्यायाधीश कब से ये बताने लगे कि मूर्ति कितने वर्ष पुरानी है। पुरातत्ववेत्ता तो है नहीं, न्यायाधीश है। और पहले भी उन्होंने हिंदुओं के संदर्भ में कई ऐसे फैसले दिए थे जो कि हिंदुओं की सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ था। तो इसलिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने उनकी खिंचाई की, मानहानि का दावा किया गया, मानहानि का मुकदमा चला और सुरेंद्रनाथ बनर्जी को सजा हो गई। सजा होने के बाद 6 महीने की सजा हुई। 4 जुलाई 1883 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी मुक्त हुए। 4 जुलाई को मुक्त हुए और 4 जुलाई जो दिन था यह जो है अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा का दिन है। 4 जुलाई अमेरिकी नेताओं ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा का दिन है। अब ब्रिटिश सरकार से शंकित है कि इस दिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी मुक्त हो रहे हैं। उधर कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन था ही, विद्यार्थियों ने इनकी गिरफ्तारी पर ढेर सारा बवाल किया था, कोर्ट के खिड़कियों के कांच को तोड़ा था।
तो एक भय बना हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो कि इस दिन बंगाल में विद्रोह हो जाए। तो इसलिए सेना को तैयार किया गया था और सभी सैनिकों को 12-12 गोलियां पहले से दी गई थी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस एसोसिएशन और सूर्यनाथ बनर्जी से इतने सशंकित ब्रिटिश थे उस समय। सूर्यनाथ बनर्जी ने अपनी जीवनी लिखी है, ए नेशन इन मेकिंग, ए नेशन इन मेकिंग, ए नेशन इन मेकिंग इनकी जीवनी है सूर्यनाथ बनर्जी की। बंगाली इनका पत्र है। ठीक। अब सूर्यनाथ बनर्जी 85 में तो अपना कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में शामिल नहीं हुए। आगे चलकर 86 से इन्होंने कांग्रेस में इस इंडियन एसोसिएशन का विलय कर दिया और कांग्रेस में भी एक महत्वपूर्ण स्थान इन्हें रहा। 1895-1902 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 2 बार अध्यक्ष। पूना 1895 में पूना में जो एसोसिएशन हुआ, 1902 में अहमदाबाद में जो एसोसिएशन हुआ, इन एसोसिएशनों की, कांग्रेस के एसोसिएशनों की इन्होंने कांग्रेस के जो कांग्रेस एसोसिएशन के जो बैठकें थी, अधिवेशन थे, उनकी इन्होंने अध्यक्षता 1895-1902 में की थी। लेकिन बाद में जब 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जब बात हुई तो इन्होंने उसका समर्थन किया। 1919 जो भारत सरकार अधिनियम था, उन्होंने कहा कि हम जो मांग रहे थे, हम स्वतंत्रता की बात तो कर नहीं रहे थे, हम विधान परिषदों के पुनर्गठन की बात कर रहे थे, अधिक से अधिक लोगों को उसमें शामिल करने की बात कर रहे थे, प्रांतों में द्वैध शासन भी उसके तहत लागू करने की बात हुई थी। तो इन्होंने उसका समर्थन किया और इनके साथ तेज बहादुर सप्रू, जयकर, श्रीनिवास शास्त्री आदि ने मिलकर इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन बना लिया। 1919 में इन लोगों ने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन बना लिया। ये लोग असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिए। ठीक। तो ये इंडियन एसोसिएशन ने ही आंदोलन संघर्ष और समझौता की परिपाटी शुरू की, जो कि आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रमुख एक तरह से फार्मूला था कि हम आंदोलन करें, सरकार को झुकाए, फिर समझौता करें, फिर कुछ दिन आराम करें, फिर दूसरा अगले आंदोलन के लिए अपनी तैयारी करें। तो वो बात माना जाता है कि इंडियन एसोसिएशन ने ही शुरू की थी आंदोलन, दबाव और समझौता, आंदोलन, संघर्ष, दबाव और समझौता की, यानी कहिए कि संघर्ष, दबाव और समझौता, जो कि हम लोग जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन करने थे, तो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस करने लगी तो वहाँ भी हम लोग यही देखेंगे कि संघर्ष हो रहा है, दबाव बन रहा है, समझौता हो रहा है, फिर थोड़ी देर के लिए विराम किया जा रहा है, फिर अगले आंदोलन की तैयारी की जा रही है। अब एक बात और मैं देखा कि इंडियन एसोसिएशन की बात हो गई, इंडियन एसोसिएशन के साथ ही हम लोगों ने इंडियन यूनियन की भी बात कर ली। 1885 में चुनाव होने वाला था ब्रिटेन में, 1885 में ब्रिटेन में चुनाव होने वाला था। विलियम डिग्बी ने बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को एक पत्र लिखा कि ऐसा है कि चुनाव में हम लिबरल उम्मीदवार हैं, तो लिबरल उम्मीदवार हैं, आप लोग अगर हमारी सहायता करें तो हम भारतीय सदस्य के रूप में ब्रिटिश पार्लियामेंट में काम करने को तैयार हैं। उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को एक पत्र लिखा। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा, इन सब ने मिलकर उनकी सहायता करने की बात की। यहाँ से कुछ प्रचारक भी भेजे गए, बम्बई से भेजे गए चंद्रवाकर और मुदालियर भेजे गए, रामास्वामी मुदालियर मद्रास से, रामास्वामी मुदालियर मद्रास से भेजे गए, और यहाँ से इंडियन यूनियन की तरफ से भेजे गए मनमोहन बनर्जी, तो मनमोहन बोस या मनमोहन बनर्जी जो कहिए, मनमोहन बोस, सॉरी जो मत कहिए, मनमोहन बोस। ठीक। तो 1885 में ये तीनों लोग गए लंदन में, ब्रिटेन में, वहाँ के उदारवादी लोगों
की बात करने के लिए, और लाल मोहन घोष भी उम्मीदवार थे। लाल मोहन घोष भी उम्मीदवार थे डेप्टफोर्ड कंस्टिट्यूएंसी से लिबरल पार्टी की तरफ से। एक भारतीय पहली बार 1885 में उम्मीदवार था। तो डेप्टफोर्ड में ये लाल मोहन घोष भी उम्मीदवार थे। तो ये लोग गए प्रचार करने। इसमें से चंद्रवारकर गए हैं, किसको लेकर? चंद्रवारकर गए हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के प्रतिनिधि बनके, और रामास्वामी मुदालियर गए हैं मद्रास महाजन सभा के प्रतिनिधि बनके, और मनमोहन बोस गए हैं इंडियन यूनियन के प्रतिनिधि बनके। इंडियन यूनियन की बात की गई थी, इंडियन यूनियन जो कि 1884 में यूनाइटेड इंडियन कमेटी को ही का ही नाम इंडियन यूनियन कर दिया गया था। तो उसकी तरफ से ये गए थे, लेकिन लिबरल पराजित हुए, लाल मोहन घोष भी पराजित हुए। सबसे पहले जो भारतीय ब्रिटिश सांसद बना है वो है दादा भाई नौरोजी। 1892 के चुनाव में किंग्सबरी सेंट्रल से दादा भाई नौरोजी चुनाव जीते। दादा भाई नौरोजी ने चुनाव जीता, तो पहले ब्रिटिश सांसद दादा भाई नौरोजी बने। हालांकि पहले लाल मोहन घोष उम्मीदवार लिबरल दल की तरफ से बने थे। तो हम लोगों ने अब एक तरह से कांग्रेस की पृष्ठभूमि बना दी है। कांग्रेस के गठन की बात करके उसके बाद हम लोग भारतीय राष्ट्रीय पुनर्जागरण की बात करेंगे, सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण की बात करेंगे। ठीक।